हाँ क्लास में। हाँ। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। हम लोगों ने भाई सीए फाउंडेशन का अकाउंटिंग पेपर नंबर 1 में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, ठीक है। जो कि आपका क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री था, ठीक है। इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ाया था आपको, भाई सारा सब कुछ। टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री बता दिया था, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर, पैकिंग मटेरियल, ट्रेड। अगर आपका क्या है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग है तो ट्रेडेड गुड्स रहेगा, ठीक है। फिर हमने लास्ट में बताया कि भाई हिस्टोरिकल मेथड या फिर नॉन हिस्टोरिकल मेथड। अगर नॉन हिस्टोरिकल मेथड है तो आपको क्या होगा, केवल एडजस्टिंग सेलिंग प्राइस लगाना पड़ेगा। अगर आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है तो इसमें आपको दो मेथड लगेंगे, इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, इन्वेंट्री ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल। अगर इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल है तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगेगा। अगर ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल मेथड है, मतलब इंटरचेंजेबल मेथड का मतलब ये होता है कि आप कोई सा भी मेथड चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फीफो पसंद है फीफो लगा दो, लीफो पसंद है लीफो लगा दो, वेटेज मेथड लगाना है तो वेटेज लगा सकते हो, ओके। एक पॉइंट ये याद रखना आपको, एज पर एएस 2 के द्वारा, एएस 2 क्या कहता है, अगर आपकी कोई असेट है, इन्वेंट्री सॉरी स्टॉक है, स्टॉक का प्रॉपर वैल्यूएशन करने के लिए स्टॉक का कॉस्ट निकालो, ठीक है। और क्या निकालोगे, एनआरबी निकालो। दोनों में से जो भी लोअर होगा वो आपको क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री बन जाएगी, ओके। समझ में आ गया। चलो आगे आपको हमने ये पढ़ाया था मीनिंग इन्वेंट्री के बारे में। फिर इन्वेंट्री का प्रॉपर वैल्यूएशन सिखाया था। तो इन्वेंट्री में वैल्यूएशन में हमने बताया था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पढ़ा दिए थे। भाई आपकी वो ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस नेचर की होती है, क्लोजिंग स्टॉक आपकी इनकम नेचर की होती है, ये सारा सब कुछ बताए थे। अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखेंगे, क्या है, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब कि आपका जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, स्टॉक्स होता है, उसमें क्या इंपैक्ट पड़ता है और इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री की क्या पोजीशन होती है, ये सारा सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री आर क्लासिफाइड, जो इन्वेंट्री होती है वो करेंट असेट में क्लासिफाई की जाती है। देखो आपका ये क्या होती है, बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट में क्या क्या आता है, भाई फिक्स्ड असेट आता है, क्या आता है, फिक्स्ड असेट आता है, करेंट असेट आता है, ठीक है। और बी इन्वेस्टमेंट भी आता है। और आपकी लाइबिलिटी साइड क्या क्या आता है, देखो लाइबिलिटी में आपके क्या आता है, कैपिटल आता है। फिर उसके बाद आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आती है और करंट लाइबिलिटी आती है। तो अब आपका जो इन्वेंट्री है उसका पोजीशन आपकी बैलेंस शीट में, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन में कहाँ रहेगा, करेंट असेट में जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, बताओ बेटा लोग, तो कहाँ जाएगा, करेंट असेट में जाएगा, ओके। ये है आपका करेंट असेट। चलो, तो वही है, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इन केस द इन्वेंट्री इज नॉट प्रॉपरली वैल्यूड। कह रहा है यदि आप इन्वेंट्री का प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं कर पाते हो तो बैलेंस शीट आपकी ट्रू एंड फेयर नहीं होगी। तो बैलेंस शीट विल नॉट बी क्लोज द ट्रूथफुल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर आपका इन्वेंट्री प्रॉपर वैल्यूड नहीं होगी तो आपका जो बैलेंस शीट है उसका क्या नहीं होगा, ट्रूथफुल फाइनेंशियल पोजीशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई जो इन्वेंट्री होती है वो करंट एसेट का पार्ट होता है, ओके। समझ में आया। अब आगे क्या है, देखो लिक्विडिटी एनालिसिस आपका थर्ड पॉइंट दे रखा है। लिक्विडिटी एनालिसिस का मतलब क्या होता है, देखो लिक्विडिटी से आपको क्या समझ में आता है, मतलब कि आपका कोई भी असेट है। अब देखो अगर आपकी असेट में बिल्डिंग आता है, क्या आता है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग को बताओ तुरंत आपको पैसे की जरूरत है, तो तुरंत आपको भाई बिल्डिंग तो बिक नहीं सकती, उसमें टाइम लगेगा। पहले से आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, क्लाइंट ढूंढना पड़ेगा, फिर उसका बहुत सारा प्रोसेस होगा, तब आपको क्या मिलेगा, कैश आएगा आपके पास, मतलब मनी आएगी, ठीक है ना। तो लिक्विडिटी एनालिसिस का मतलब ये है, जो आपकी इन्वेंट्री है वो शॉर्ट टर्म में आप इसे क्या करके बेच करके पैसा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये लिक्विडिटी लिक्विडिटी का मतलब ये होता है, ठीक है। समझ में आया। मतलब आप भाई शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हो,
तुरंत अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप स्टॉक को बेच दीजिए और आपके पास लिक्विडिटी हो जाएगी। तो इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड एज अ करेंट असेट। हमने बताया था इन्वेंट्री किस में क्लासिफाई की जाती है, करेंट असेट में। इट is one of the components of the of net working capital which reveals the liquidity position of the business. Current ratio which studies the relationship between current asset and current liabilities। मतलब ये क्या कहता है, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस करंट रेशियो बताता है, ठीक है ना। देखो करंट रेशियो का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो। अ, आपका करंट रेशियो कैसे निकलता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, तो आपका करंट रेशियो निकल आएगा। ये आपको किस में पढ़ाया जाएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो वही कह रहा करंट रेशियो विच स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, यही हमने बताया। अभी आपको हमने करंट रेशियो कैसे निकालना बताया था कि आप करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी कर दोगे तो आपका करंट रेशियो आ जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंटली इफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, बैंकर्स रिले ऑन द करंट रेशियो विच इज बाय डिनोटेड एज अ करंट असेट। मतलब कि बैंकर्स, भाई बैंक में आपको रेशियो का एनालिसिस करना होता है, ठीक है ना। करंट असेट डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटी, यही हमने बताया था। जो आपका करंट रेशियो वो कैसे निकालता है, करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। ओके, ये होता है, ठीक है। इफ इन्वेंट्री इज मेजर पार्ट ऑफ द करेंट असेट, अगर आपका भाई मेजर पार्ट होगा करेंट असेट का, देन नेचुरली द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन दैट arise would be whether the inventory is properly valued based on consistent applied principle। तो आपका क्या आएगा भाई, मेजर पार्ट ऑफ करेंट असेट आएगा। आर देयर any time of inventory that are either slow moving or non moving। मतलब स्लो मूविंग नॉन मूविंग का मतलब क्या होता है, अगर आप उसे क्या करो भाई, आपका फास्ट तरीके से स्टॉक सेल हो जाता है। मतलब आपने क्या किया, जैसे स्टॉक खरीद कर लाए हो, ठीक है ना, परचेज करके लाए हो, अब ये स्टॉक आपका बहुत जल्दी सेल हो गया, ठीक है। मतलब कि कम समय में बिक गया, आज खरीद के लाए हो कल बिक गया ये स्टॉक, तो ये क्या है, फास्ट मूविंग। अगर ये स्टॉक खरीद के लाए हो 10 दिन बाद बिकता है तो क्या है, स्लो मूविंग हो जाएगा, ठीक है। आगे आपका सी पॉइंट क्या है, हाउ ऑफन एन एक्सटर्नल ऑडिटर हैज वेरीफाइड द इन्वेंट्री टू मेक द वैल्यूएशन रिलायबल। तो अब देखो, आपका जो ऑडिटर होता है वो क्या करता है, प्रॉपर तरीके से इन्वेंट्री का भी चेक करेगा भाई, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप क्या करते हो भाई, कोई भी मान लो स्टॉक खरीद के लाए हो, ठीक है, अब आप सेल ब्लैक में कर रहे हो, जो कि आप मतलब कि इनवाइस नहीं बनाओगे तो आपका जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, बट कस्टमर से जीएसटी ले ले रहे हो, गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचेगा, तो ठीक है ना। तो अगर प्रॉपर स्टॉक का वैल्यूएशन होगा तो ये पता चलेगा कि आपने कितना खरीद कर लाए हो और कितना आपने सेल किया है, इससे आप मैच करके निकाल लोगे। अदरवाइज क्या होगा, मान लो 100 आपने लैपटॉप खरीद के लाया, 100 लैपटॉप, ठीक है। अब 100 लैपटॉप आपने परचेज करके लाए हो, अगर आपने भाई अगर इसे ब्लैक में सेल कर दोगे तो सारा का सारा जीएसटी कहाँ चला जाएगा भाई, गवर्नमेंट के पास नहीं पहुंचेगा, ठीक है। किसके पॉकेट में जाएगा, सप्लायर या सेलर के पॉकेट में जाएगा, ठीक है। तो अब स्टॉक का प्रॉपर वैल्यूएशन होगा, ऑडिटर आएगा चेक करेगा आपके यहाँ पे कितने स्टॉक मतलब कि परचेज होकर के लाए गए थे लैपटॉप 100, और आपने सेल में कितना दिखाया 100, मतलब कि प्रॉपर तरीके से सब कुछ सही है, गवर्नमेंट को आपने सही टैक्स दिया होगा, मतलब जीएसटी। और ऐसे मान लो आपने 100 लैपटॉप लाए हो और आपने 50 लैपटॉप सेल में दिखा दिया, 50 ब्लैक में सेल कर दिया, मतलब 50 लैपटॉप का जो जीएसटी कस्टमर से लिए होगे वो अपने पॉकेट में रख लिए होगे। तो इसलिए ऑडिटर का भाई बहुत ही ज्यादा रोल होता है कि प्रॉपर तरीके से स्टॉक का क्या करे, वो वेरिफिकेशन करे, ठीक है ना। बताओ समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे ऑडिट भी तो आपको थोड़ा सा समझा दिया है और आपको इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना भी सिखा दिए हैं। चलो, स्टडीज हैव शोन दैट पुअर मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज इज वन ऑफ द रीजन ऑफ लॉसेज ऑफ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इन क्या देखो, small manufacturing enterprises which eventually lead to shutting down of such business unit।
मतलब अगर प्रॉपर इन्वेंट्री का मैनेजमेंट नहीं करोगे तो आपका बिजनेस क्या हो सकता है, शट डाउन हो सकता है। कैसे बताओ बेटा। मान लो आपका ये क्या है, बिजनेस है। अब आपके पास क्या आती है, सेल आती है। मतलब आपको पर ईयर मान लो 1000 यूनिट की सेल आ रही है, ठीक है ना। ओके। अब यहाँ पे आपको जैसे आपकी यूनिट की सेल आती है उसी अकॉर्डिंग आप रॉ मटेरियल का क्या करोगे, अरेंजमेंट करोगे, ठीक है ना। अब मान लो आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट जितने बोल मैनेज करता है कि भाई आपकी ये इन्वेंट्री आ जाएगी, कल ये प्रोडक्शन में यूज होगी, तब आपकी 100 यूनिट कंप्लीट होगी। अगर इन्वेंट्री का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, मान लो ये डिले हो गया, ठीक है ना, आपका रॉ मटेरियल नहीं आ पाया, तो आपका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। सारे लेबर क्या होंगे, फ्री फोकट में बैठे रहेंगे। उसके बाद जो आपका क्या है, कस्टमर है, वो भी क्या हो जाएगा, भाई आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गलत इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपने कस्टमर को टाइम पे सप्लाई नहीं कर पाए हो, तो आपका क्या जा सकता है, एक कस्टमर भी जा सकता है। तो इससे आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट से आपका बिजनेस शट डाउन भी हो सकता है। तो बिग रोल है भाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है ना। चलो, अब आगे क्या है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का मतलब क्या होता है, देखो, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस मतलब कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या है, इसमें इन्वेंट्री का रोल कह रहा है कि requires valuation of each loss of goods, that is raw material, work in process, finished goods, under broad head to the disclose in the financial statement। मतलब कंपनी एक्ट शेड्यूल थर्ड कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है कि ईच क्लास ऑफ गुड्स को, लाइक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, ब्रॉड हेड में आपको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। किसके अकॉर्डिंग भाई, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको क्या करना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर तरीके से भाई क्या करना होगा, ईच क्लास को डिस्क्लोज करना होगा, ठीक है ना। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड। फिर आगे ए पॉइंट है, द अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंट्रीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या बोल अडॉप्ट करता है कि आपको इन्वेंट्री का कैसे मेजर करना है, इंक्लूडिंग द कॉस्ट फार्मूला यूज्ड। चलो एक सेकेंड। हाँ, अब आपका बी पॉइंट क्या कहता है कि द टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्रीज एंड इट्स क्लासिफिकेशन एप्रोप्रिएट टू द एंटरप्राइज। मतलब क्या करना होगा, प्रॉपर तरीके से आपको इन्वेंट्री को जैसे हम एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन करना होगा। अब एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या करना होगा, सबसे पहले नाम देना होगा इन्वेंट्री। इन्वेंट्री नाम दे दिए, फिर उसके नीचे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले रॉ मटेरियल, फिर बी पॉइंट में आपको वर्क इन प्रोसेस, सी पॉइंट में आपको फिनिश गुड्स। इस तरीके से आपको क्या करना होगा, प्रॉपर एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन करना होगा। द कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक, स्टोर्स इन ट्रेड, हाँ, और स्पेयर एंड लूज टूल्स, ये सारे के सारे आपको क्या करना होगा, प्रॉपर अप्रोप्रिएट तरीके से क्या करना होगा, शो करना होगा, ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब आगे आपका दे रखा है बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो इन्वेंट्री का प्रॉपर किस प्रकार से वैल्यूएशन होगा, ये आपका लास्ट टॉपिक अभी रहेगा, ठीक है। चलो इसको पढ़ा देते हैं, फिर आपका थ्योरी पोर्शन जल्दी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, प्रैक्टिकल चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। अभी हम देखेंगे बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन कैसे होगा, ठीक है। बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपका इन्वेंट्री शुड बी जनरली वैल्यूड एट लोअर ऑफ कास्ट और एनआरवी रियलाइज्ड वैल्यू। मतलब अभी हमने आपको बताया था कि भाई एक आपका स्टॉक्स होगा तो उसका क्या होगा, एक कॉस्ट होगा और एक क्या होगा आपका एनआरवी होगा। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर आपको लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो आपने 100 लैपटॉप परचेज किया था, अब उसमें से आपके 5 लैपटॉप बच गए हैं, ठीक है ना, 5 लैपटॉप बचे हुए हैं, तो अब उनका क्या होगा, मान लो आउटडेटेड हो चुके हैं,
ठीक है ना। अब आउटडेटेड लैपटॉप क्या होंगे भाई, कम रेट के बिकेंगे, रिलायंस कम के होंगे। मान लो आपने 1 लाख रुपए पर लैपटॉप परचेज किया था, अब बाद में वो आउटडेटेड हो गया है, तो भाई वो कम में बिकेगा ना, क्योंकि भाई सारे लोग क्या करते हैं, ट्रेंडिंग में चलने वाले चीजें परचेज करते हैं, जैसे कि तुम जानते ही होगे। ठीक है। तो अगर आप मान लो इसकी कॉस्ट क्या हो जाती है, 80 रुपीज हो जाती है। ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 पंचालीस, ये 4 लाख रुपए के हो गया। ठीक है। और ये 5 लाख रुपए का है, कॉस्ट कितने की थी भाई, 1 लाख रुपए पर है। और आपकी कॉस्ट तो 5 लाख रुपए हो जाएगी, और आपका एनआरबी 4 लाख रुपए हो गया। तो अब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना इन्वेंट्री दिखाओगे, 4 लाख रुपए। कॉस्ट आर एनआरबी विच एवर इज लोअर, कॉस्ट आर एनआरबी विच एवर इज लोअर दिखाओगे। ठीक। चलो, तो ये आपका क्या था भाई, इन्वेंट्री शुड बी जनरली वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट आर एनआरबी। दिस प्रिंसिपल इज गवर्न्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ कन्वर, वो क्या है, कंजर्वेटिव अकाउंटिंग। मतलब आपको प्रिंसिपल पढ़ाए गए होंगे लोअर क्लासेस में, लाइक 11th 12th में। ठीक है ना। तो प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल था कंजर्वेटिव अकाउंटिंग। ठीक है ना। इस कंजर्वेटिव अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग आपको, और ये AS2 भी कहता है, AS2 क्या कहता है, कॉस्ट आर एनआरबी विच एवर इज लोअर। कंजर्वेटिव अकाउंटिंग भी यही कहता है, under which any expenses or losses from the transaction entered or event occur to are to be recognized immediately. However, our gain or profit are not recognized until become due or actually realized under the principle of lower of cost or NRV। मतलब ध्यान से सुनो, अगर आपका लॉस हो रहा है, ठीक है ना, लॉस हुआ, तो आप तुरंत अपने बैलेंस शीट में क्या करोगे, कम करके असेट दिखाओगे। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप उसे प्रॉफिट नहीं मानोगे। ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि यदि एनी इवेंट अकर आर टू बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली, हाउएवर एनी गेन आर प्रॉफिट नॉट रिकॉग्नाइज अंटिल बिकम ड्यू आर इवेंचुअली रियलाइज्ड। जब तक वो सेल नहीं हो जाती, तब तक आप उस गेन को अपने बैलेंस शीट में नहीं रियलाइज करोगे। जैसे कि मान लो, चलो मान लो लैपटॉप की रेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कॉस्ट कितना है, 1 लाख। अब मान लो वो क्या हुआ, कंपनी प्रोडक्ट को बनाना छोड़ दी है, लेकिन मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा है, तो भाई इसका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 1,20,000। तो जब तक ये सारे के सारे लैपटॉप सोल्ड नहीं हो जाएंगे, तब तक आप किस में दिखाओगे, कॉस्ट में ही दिखाओगे, इस प्रॉफिट को रियलाइज नहीं करोगे। लेकिन देखो यहाँ पे लॉस हो गया था, तो हमने किस में दिखाया था, 4 लाख में दिखाया। मतलब लॉस को लॉस मानो, लेकिन प्रॉफिट को प्रॉफिट तब तक नहीं मानोगे जब तक आपको वो चीज रियलाइज ना हो जाए, मतलब सारे के सारे लैपटॉप बिक ना जाए। ओके। ड्यू टू लॉस टू डिक्रीज इन सेल प्राइस ऑफ द इन्वेंट्री बिलो इट्स कार्ड इज रिकॉग्नाइज इमीडिएटली एज इट इज anticipated that the enterprise will make loss whenever it। हाँ चलो, तो आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा भाई। नेटवर्क इशू है लग रहा, तो वॉइस आ नहीं रही है। अच्छा, स्क्रीन नहीं शो हो रही है।